दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे, गैरत से मुंह ताकेगा सारा जहां हमारा। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे पास एक नया खास मुद्दा, रूरल सैनिटेशन एंड सैनिटेशन एजुकेशन इन स्कूल्स। और फिर हमारे खास मेहमान मिस्टर माथुर, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में, और साथ में मिस्टर कुमार आलोक, ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इस रैंक के हैं, और ये है डीडीजी राइट नाउ इन यूआईडी प्रोजेक्ट। कहते हैं कि हमारी जो पुअर हाइजीन की कॉस्ट है वो है 60,000 करोड़। हेल्थ कॉस्ट 7 लाख इंडियंस डायरिया के कारण मर जाते हैं हर साल। 65 करोड़ लोग ओपन डिफिकेट करते हैं, बाहर शौच करते हैं। 64 साल बीत गए हैं सर आज़ादी को, और आज ये स्थिति है। इस पे आपका क्या कहना है? हमारे मुल्क के लिए एक वाकई बहुत विचारणीय प्रश्न है कि अभी तक हम लोग ज़्यादातर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और शौचालय के बजाय खुले में शौच करने की आदत अब बहुत ज़्यादा व्यापक है अपने देश में। ये इसके जो आर्थिक नुकसान पूरे देश को होता है, ये WSP ने, वर्ल्ड बैंक ने एक कैलकुलेशन किया है जिसमें कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर थोड़ा डिबेट होना बाकी है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में और ख़ासतौर बच्चे जो हैं वो इस गंदगी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे ग्रसित भी होते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। और साथ ही साथ जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्हें भी बीमारियों के कारण उन्हें बहुत दिक्कत होती है, काम पे जाने में, कमाई नहीं कर पाते हैं इत्यादि। लेकिन इसी के साथ साथ भारत सरकार ने जो ख़ासतौर पर 2001 में एक योजना शुरू करी, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, इसकी परिकल्पना इस प्रकार से करी गई है कि ये एक मात्र सरकारी प्रोग्राम ना हो, क्योंकि जो भी सामाजिक विषय होते हैं जो आपकी हमारी ज़िंदगी से निजी तौर पर जुड़े रहते हैं, जैसे कि शौच करने की आदत है, इसमें जब तक लोग साथ में ना हो, चाहे जितनी भी धनराशि लगाई जाए या जो भी सरकारी तौर पर हम करें, उसका कोई सही मायने में प्रभाव नहीं दिखने का होता है। इसमें जो पूर्व में कुछ छोटे मोटे तौर पर पहले भी कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। ग्रामीण लोगों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, इन सभी को इससे जोड़ा गया। जो यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उनके द्वारा भी एक जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, और उसमें यह बात निकल के आई कि भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खुले में शौच करने की आदत जिन्होंने छोड़ी और जिन्होंने बाकायदा शौचालयों का प्रयोग करना शुरू किया, उनकी संख्या 88 मिलियन बढ़ी है। जो भारतवर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी थी वो 103 मिलियन बढ़ गई। बहुत ज़्यादा, काफ़ी इसकी बाहर भी हमारे जो लोग ज्ञान रखते हैं इन विषयों में, उन्होंने प्रशंसा करी है। लेकिन जो हमारी आबादी की बढ़त है उससे हम पीछे रह गए हैं। नेट रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो कुछ खास उसका असर दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक और बात भी कहूँगा कि इसलिए हमें और लोगों को, दोनों को मिल करके जो हमारे प्रयास उन्हें और तेज़ करना पड़ेगा। फ्रांस की आबादी है 6 करोड़। फ्रांस भी 200 साल पहले इसी तरह से ओपन डिफिकेट करता था। फ्रांस में जब ये टॉयलेट्स डिस्कवर किए गए, सेप्टिक टैंक्स डिस्कवर किए गए, तो पुलिस कमिश्नरेट
का एक डिक्री आई और उन्होंने बोला कि आज के बाद बाहर आप टॉयलेट नहीं कर सकते, सबको एक एक टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको शौच घर में ही करना पड़ेगा, ये घर में आपका सेप्टिक टैंक लगा के दे रहे हैं। तो कहीं पर उन्होंने एक तो एजुकेशन दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और लॉ भी ले आए। लॉ लाने में तब वहां पर इतनी मुश्किल नहीं हुई। क्या हमारी डेमोक्रेटिक प्रणाली कभी कभी हमें इस तरह के लॉज लाने में भी आड़े आती है कि इस एरिया में आपने ऐसी कोई अड़चन नहीं पाई है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, वहाँ इस तरह का कानून बनाया गया है कि जो ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अगर वो अपने घर में शौचालय नहीं बनवाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। आज का समय और पूर्व का समय थोड़ा फर्क ज़रूर है और ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे जनमानस में भी अब आगे बढ़नी चाहिए, जैसे कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, कि इस तरह की आदतों को कम किया जाए, बजाय इसके कि हम मात्र एक डिक्री से उन्हें कहें कि आप इसको नहीं करें। हालांकि उसका भी एक कुछ रोल आया है जो जिसके कुछ परिणाम भी प्राप्त। आलोक जी, आपकी ये किताब है स्क्वाटिंग विद डिग्निटी। हम कहते हैं कि हमारे देश में कैरेक्टर बिल्ड करना है। आप कहते हैं कि 65 करोड़ लोग जाके ओपन में शौच करते हैं, उनकी तो मर्यादा ही नहीं रही, उनका क्या कैरेक्टर बिल्ड करेंगे? और ये 65 करोड़ जो लोग हैं, इनके ये क्यों जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये सारे 65 करोड़ के पास लैट्रिन नहीं है। कई कारण हैं। एक तो है कि जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, इसमें लोग ट्रेडिशनली भी काफ़ी दिनों से खुले में शौच करते आ रहे हैं, गाँवों में, शहरों में। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक एक कारण है और कई बार लोगों को वही अच्छा लगता है, कल्चरल हैबिट हो गई है। तो उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी हाई डोज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, मोटिवेशन की आवश्यकता है। और ऐसा देखा गया है कि जिन जिन राज्यों में ऐसा अवेयरनेस कैंपेन किया गया है, लोगों को मोटिवेट किया गया है, लोगों को जो ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच करने के जो दुष्परिणाम हैं, उसके बारे में ठीक से यदि जानकारी दी गई है तो लोग उससे वाकिबहाल हुए हैं और इस आदत को छोड़ा है। और काफ़ी, जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा, कि ऑलरेडी पिछले दशक में करीब 8.5-9 करोड़ लोगों ने देश में शौचालयों को अपनाया है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी सफलता है। और एक क्रिटिकल मास जब हमें मिल जाएगा तो ये जो संख्या है अपने आप में काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी। एक और पॉइंट है कि कितने माल फंक्शनिंग टॉयलेट्स हैं। औसत 100 में से कितने टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनका मेजर कारण क्या है जिसके कारण काम नहीं कर रहे, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? एक तो कारण था कि टेक्नोलॉजी जो है उसका ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जो राजमिस्त्री थे उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, ठीक से उन्होंने बनाए नहीं शौचालय, तो उसके चलते चोकिंग हो गई, उसके चलते जो पानी का जो बहाव था ठीक नहीं था, तो यूटिलाइजेशन में कम आ गई। कुछ आदतन कारण है जिसमें कि लोगों ने बना तो लिया लेकिन उनका जो बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। तो जहाँ बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो वो उसको यूज़ करने नहीं किए। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जैसे कि पूरे परिवार में मान लीजिए 5 आदमी 6 आदमी परिवार में हैं, तो कुछ लोग लगातार उसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको नहीं व्यवहार कर रहे हैं, वो खुले में जा रहे हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं और धीरे धीरे मेरा मानना है कि धीरे धीरे जो कंटिन्यूअस प्रयास जो चल रहा है अभी, जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, प्लस जो निर्मल ग्राम पुरस्कार जिसके चलते पंचायतों को इंसेंटिव दिया जा रहा है, दोनों मिलाकर के ये कार्यक्रम धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और अगले दशक में हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। कई बार ये भी पॉइंट आया है कि शायद स्किल्स वाइज हम उतना एफिशिएंटली चीज़ को फिनिश नहीं करते। थोड़े से कहीं पर लेटेस्ट से हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन थोड़े से इंजीनियरिंग के एरिया में हम थोड़े से कहीं पर फूहड़ हो जाते हैं, या हमारा बहुत ही लास्ट माइल फिनिश जो है बहुत अच्छा नहीं रहता। आपने भी इस तरह का प्रॉब्लम बताया इनके कंस्ट्रक्शन में। क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट कि ये आने वाले जो हम टॉयलेट्स बनाएं
उसमें ये प्रॉब्लम ना आए? ऐसा है कि स्किल डेवलपमेंट तो टोटल सैनिटेशन कैंपेन का एक बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट है और इस पर काफ़ी जोरदार फोकस है। एक्चुअली आप देखेंगे तो अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, जो जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो बोलते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा बजट का प्रावधान है और एवं उस पर ट्रेनिंग भी हो रही है। और इसमें जो सबसे क्रिटिकल स्टेक होल्डर है जो फिनिश करने के लिए, वो हमारा राजमिस्त्री है, जो मेसन जो है, और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और इस पर बड़ा जोर, काफ़ी प्रभावी ढंग से इसमें कार्य भी हो रहा है। एट द सेम टाइम ये भी सच है कि हमें जो स्किल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, प्रयास जो हैं, उन्हें और तेज करने की भी आवश्यकता है। और ये देखा गया है कि जो गांवों में एग्जीक्यूशन के बाद जो फीडबैक मिला, जो खामियां निकली, उस पर जब अमल किया गया है तो क्वालिटी इंप्रूव भी किया है और उसके चलते यूज़ भी परसेंटेज बढ़ रहा है। सैनिटरी वेयर शॉप्स भी आपने खोली, सैनिटरी मार्ट जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे सर। पहले देखें एक क्लिप। जहाँ तक स्कूलों के सिलेबस का सवाल है, वहाँ पे जो हाइजीनिक तरीके हैं वो पहले के ही सिलेबस अभी तक कवर होते आ रहे हैं। अभी प्रॉपरली तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इन्वायरमेंट में जो बीमारियाँ फैल रही हैं या सराउंडिंग के बारे में जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दी जा रही थी, उसी पे प्रॉपरली अभी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। स्कूलों में क्या करते हैं कि जैसे बच्चों की नेल कटिंग वगैरह है, उनकी प्रॉपर हाइजीन है, टाइटनेस है, सराउंडिंग कैसे क्लीन करते हैं, आसपास में जो बच्चे आजकल जैसे होते हैं वो कल के फ्यूचर हैं, इस तरीके चीज़ों को हम उनको बताते हैं कि आप इनको ऐसा काम करें कि फ्यूचर में किसी पड़ोसी को भी कोई नुकसान ना हो। घर से लेके स्कूल तक के जो सफाई के मेजरमेंट है, प्रॉपर स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स, इन सभी का कोऑपरेशन से बच्चों को, जो किड्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत सारा ज़रूरत पड़ती है। जो ABS के में, इसके में एक अलग से सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को डेली रूटीन लाइफ पे उनके उठना बैठना डेली प्रॉपरली तरीके से ये चीज़ें सिखाई जाएँ। प्राइमरी लेवल पर हर बच्चे को ये सिखाना चाहिए, स्कूल्स और कॉलेज, मतलब स्कूल्स में डेफिनेटली, कि हमें किस तरीके से, मतलब अपना एटमॉस्फेयर हमें अच्छा रखना चाहिए। उसी से ही आगे स्टेप मतलब होना चाहिए। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को यही देखने को मिलता है सबसे पहले कि गंदगी है, और वही वो करते हैं आगे जाकर। पेरेंट्स को भी उनको घर में ऐसा रखना चाहिए, और जो घर में सभी रखते हैं बट बाहर का उन्हें डेफिनेटली साफ़ करना चाहिए, और बच्चे को भी यही सिखाना चाहिए। और जब वो स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी टीचर्स को और ये सब एक सब्जेक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। सेंस ऑफ हाइजीन हर बच्चे को प्राइमरी लेवल पे मिलना चाहिए। खास करके स्कूलों में ये होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि हर टीचर उनको बच्चों को बताए कि सेंस ऑफ हाइजीन क्या है, कैसे आप अपने एटमॉस्फेयर को क्लियर करिए, कैसे आप डर्टीनेस को बढ़ाए ना, सब कुछ कम करें। और ये हर स्कूल में प्राइमरी लेवल से ही शुरू होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, आगे जाके टीचर से बात करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को ये चाहिए कि सेंस ऑफ हाइजीन हर स्कूल में हो। कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, मतलब अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसके रैपर्स वगैरह डस्टबिन में डालने चाहिए। हमें अपने आसपास का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपना घर का कूड़ा किसी की भी छत पे डाल देते हैं, ऐसे हमारा घर भी ख़राब हो रहा है। इतने सारे आजकल मच्छर फैल रहे हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह के, तो ऐसे हमें भी लग सकता है। अगर हम अपने आसपास की जगह ख़राब कर रहे हैं तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि हम बचे रहेंगे उससे ज़्यादा दिनों तक, इससे हमारा घर भी ख़राब होगा। अगर हम अपने घर के बाहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गंदा हमारा घर हो रहा है। हमें हर जगह अपने घर के जैसा सोचना चाहिए। सैनिटेशन एजुकेशन की बात आई सर, इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले एजुकेशन जरा हम डिस्कस करें। फ्रांस की बात चली थी। फ्रांस में जब कमोड डिस्कवर हुआ तो उन्होंने बताया कमोड कैसे यूज़ होगा, आदमी लोग कैसे यूज़ करेंगे, जेंटलमैन विल लिफ्ट द सीट, और औरतें कैसे यूज़ करेंगी। जब हमारे देश का कोई आदमी ये पढ़ता है जेंटलमैन विल लिफ्ट द सीट, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या करना है इसमें। तो इस तरह की जो एजुकेशन है, चाहे बाथरूम के बारे में हो, चाहे गार्बेज डिस्पोजल के बारे में हो, स्कूल्स के लेवल पे क्या कर रहे हैं सर? ये सबसे प्राइमरी एक फोकस जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान की योजना है सरकार की, वो स्कूल्स पर ही केंद्रित है। क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को जो चीज़ उनके समझ में आती है और जिसे वो इम्बाइब करते हैं, वो एक इसके एम्बेसडर्स के तरीके से काम कर सकते हैं, जो घर में, कम्युनिटी में, सब जगह जाके इसके बारे में बताएं। जो स्कूल करिकुलम है उसमें इन चीज़ों पर, सैनिटेशन के बारे में
एक इनपुट ज़रूर होना चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको कि केरला पहला राज्य बना, उसने एक थलीमा नाम से पूरी एक पुस्तक बनाई है जो कक्षा 4 से 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। उसमें प्रश्नोत्तरी है, सब्जेक्ट्स है, ये जितने विषय आप कह रहे हैं वो सब उसमें शामिल हैं और बच्चों को हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को पढ़ाई जाती है। हमारे पास 4-5 और राज्यों से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है जो कि इसको स्कूल एजुकेशन में, वैसे एनसीईआरटी जो है उसने अपने जो सोशल स्टडीज़ के करिकुलम है उसमें सैनिटेशन के विषय लिए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है क्योंकि हमारे देश में बहुत व्यापक एरिया बहुत बड़ा है और एक व्यापक समस्या है, तो इसके लिए अलग से भी कुछ करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हम कुछ अन्य जो शासन के विभाग हैं, जैसे महिला बाल विकास विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, इन सभी के साथ हमने राज्य, ज़िले और इनफैक्ट ग्रामीण स्तर तक समितियां बनाई हैं। ग्रामीण स्तर की समितियां अभी उतनी एक्टिवेट नहीं हुई हैं, परंतु जो स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है, उसमें ये सभी विभाग एक साथ आते हैं और मिल के इन चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। स्कूल्स पे खास फोकस है कि वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग स्कूल शिक्षा विभाग जो करता है उसमें इस चीज़ को सम्मिलित किया गया है और वो ये संदेश बच्चों तक पहुँचे। क्या कहीं पर ये एजुकेशन से कनेक्टेड है, हाइजीन एफर्ट, क्योंकि केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी ऑल्सो? बिल्कुल ऐसा ही एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ असम का। वहाँ भी गुवाहाटी के पास एक ग्राम पंचायत है जहाँ स्थानीय लोगों ने, जो हमारे स्वच्छता के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने समूह बनाया है जो गाड़ियों में आते हैं, गार्बेज कलेक्ट करके और उसको ले जाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। असम में लिटरेसी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। गुजरात के वापी ज़िले में, गुजरात बहुत संपन्न प्रदेश है, लेकिन शिक्षा के जब हम इंडेक्स को देखते हैं तो वो भारत में इतने ऊपर नहीं है। वापी ज़िले में बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। वहाँ बल्कि जो सहकारी संस्थाएं हैं वो सब साथ में मिलके आई हैं और वो इस तरह के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रयोग कर रही हैं। वेल्लोर में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है, बिहार में दरभंगा में अभी इसका प्रयास किया जा रहा है। ये शिक्षा तो हम एक बहुत व्यापक रूप से लेते हैं कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की। जहाँ मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वहीं हमारे ये सामाजिक विषय भी हैं। तो शिक्षा से तो अवश्य है कि लोगों की जागरूकता बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ भी जब लोग इस चीज़ को समझने लगते हैं या देख करके आते हैं और कुछ उनको करने की तमन्ना होती है तो ऐसी चीज़ें प्रारंभ होती। तो प्रश्न और भी हैं, वो पूछूंगा आपसे। पहले हम ऑडियंस से प्रश्न लें। जी, जैसा कि आपने कहा शौचालय जो 65 करोड़ बाहर आबादी करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाहर लोग जाते हैं और उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है। जैसे बारिश होती है उसमें कीचड़ होता है, कीचड़ में भी लोग जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी बात करें तो बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जैसे स्लम एरिया जिन्हें कहा जा सकता है, या बहुत जगह जहाँ पर रेलवे पटरी के किनारे स्लम एरिया बसी हुई है, वो भी रेलवे पटरी पे जाकर शौच करते हैं। लेकिन कई जगहों पे तो शौचालय का स्थिति अच्छा नहीं है और वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है शौचालयों में कि वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता और वहाँ पे शुल्क भी लगाया जाता है, 1 या 2 रुपये शायद वहाँ पे तो क्या ये एक व्यवस्था में कमी नहीं है जिसके वजह से लोग बाहर शौच जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? 2 चीज़ें आती हैं इसमें। एक है व्यक्तिगत मकान में शौचालय होना और दूसरा है जैसे स्लम एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सामूहिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता है। जहाँ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस का मामला जो आपने पहले उठाया, उसमें विषय ये आता है कि मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है। एक प्रयास हुआ है जहाँ कुछ निजी संस्थाओं ने इनको चलाया है, दूसरा प्रयास लोगों ने किए हैं। हमारे पास उदाहरण है जहाँ लोगों ने खुद उसको मैनेज और ऑपरेट किया है, एक बहुत कम शुल्क पर उसको उसके उपयोग की इजाज़त दे करके। एक चीज़ पर हमें भी ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि जहाँ सामूहिक व्यवस्थाएं
हमें नागरिक होने के नाते लेनी है, तो उसमें क्या हम भी कुछ अपना योगदान कर सकते हैं? क्या हमारा भी कुछ कर्तव्य है? इनफैक्ट जो इस कार्यक्रम का टाइटल है वो मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि क्या हर एक चीज़ के लिए हम किसी दूसरे की ओर ही देखें। जो चीज़ हमारे लाभ के लिए है, अगर हम देख रहे हैं कि किसी और माध्यम से उसमें वो एक क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो क्या हम लोग इसको करें। एक बहुत रिमोट एरिया का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मिजोरम जैसा राज्य है, वहाँ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स लोगों ने अपने समूह बना के माइनर शुल्क लेते हैं, 50 पैसे या कुछ इस तरह करके। हालांकि उन्होंने हमें बताया कि लोग ज़्यादा देने को तैयार हैं, और उसे बढ़िया साफ सफाई रख रखाव करके मेंटेन कर रहे हैं। तो सामूहिक व्यवस्थाओं में मैं समझता हूँ हम सबको भी थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं और बेहतर होने चाहिए, लेकिन नागरिक के नाते भी हमें अपना थोड़ा सा एक सोच बदलना हो। जहाँ व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की बात है, वहाँ पर संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्रतिवर्ष करीब 1.25 करोड़ के लगभग शौचालय निर्मित करने का प्रावधान किया जाता है, और उसमें जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। आपने लेकिन एक बहुत पॉइंटेड बात कही कि लोग शौचालय होते हुए भी नहीं जा रहे हैं। इसमें दोनों तरह के शौचालय आते हैं। एक जैसे अभी बात हुई कि जो थोड़े ख़राब हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं, उनके मेंटेनेंस का इशू बहुत बड़ा है जो हमें एड्रेस करना होगा। दूसरे वो है जो कि बेहतर स्थिति में है लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसमें एक सामूहिक तौर पर जो समाज का एक दबाव होता है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत कारगर होगा। और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को इसीलिए हम एक सरकारी कार्यक्रम की तरह चलाने के बजाय हम लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उसमें आए। बेसिकली हम ऐसे क्यों हैं, जो आपके कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट है वही है, क्योंकि हम फैसिलिटी रहते हुए भी हम बाहर जाते हैं, और फैसिलिटी नहीं है तो हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सरकार की जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान में हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए शौचालय बनाने का प्रावधान है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सब्सिडी का प्रावधान है, एवं गरीबी की रेखा से जो ऊपर हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें खुद बनाना चाहिए, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन से ये काम सफल हो जाना चाहिए। गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके तो घर थैच्ड रूफ के बने हैं, उनको आप पक्का टॉयलेट दे रहे हैं। वो अपनी जो भूसा होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो उसमें स्टोर करते हैं, क्योंकि उनकी झोपड़ी है, झोपड़ी के कच्ची है, और उसके साथ में हमने पक्का टॉयलेट दिया। और APL जो अबव द पावर्टी लाइन वाले हैं, वो उनको भी आप दे रहे हैं। उनके लिए वो स्टेटस सिंबल हो गया। कहीं कहीं पर हमने ये देखा, हमारी एक स्टडी हुई कि अगर हायर कास्ट नहीं अडॉप्ट करती तो लोअर कास्ट भी अडॉप्ट नहीं करती है। सो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और कहीं पर हमें, ऑफ कोर्स आई फुली एग्री विद दिस पॉइंट कि हम ऐसे क्यों हैं, हमें ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बॉटल नेक्स हैं हमारे टॉयलेट्स में, वो क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर वो टॉयलेट नहीं चलेगा वो नहीं जाएगा सर। वहाँ एक एक टॉयलेट में अगर वी हैव पर्सनली गॉन एंड सीन द कमोड इज ओवरफ्लोइंग। अगर अवेयरनेस होगी, लोगों का रियल डिमांड होगा, लोग असल में उसका फ़ायदा महसूस करेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको मेंटेन भी करेंगे। जब वो मेंटेन करेंगे तो फिर ये जो ओवरफ्लोइंग की जो बात है वो बिल्कुल नहीं होगी, और वो काम में आएगा। अब जहाँ तक मुद्दा है कि गरीबी की रेखा के नीचे वाले अगर थैच्ड रूफ वाले घर में रहते हैं, उन्हें हम पक्का दें। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि वो वहाँ पर ग्रेन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो शौचालय के लाभ से अगर पूरी तरह से अवगत नहीं हो और उन्हें उसमें वैल्यू अगर नहीं दिखता हो, तो फिर वो ग्रेन का स्टोरेज में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो है वो ये है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस अगर सही है, लोगों को सही तरीके से समझाया गया है, तो वो उसका इस्तेमाल होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने बिना किसी सब्सिडी के शौचालय अपने से बनाए हैं, और एक दो नहीं लाखों में ऐसे बने हैं अपने देश में भी। और इसलिए ये जो मुद्दा है
वो अल्टीमेटली ठहरता है अवेयरनेस के इशू पर। अगर अवेयरनेस हमारी इफेक्टिव कैंपेन होगी तो निश्चित तौर से लोग उसके बेनिफिट्स पहचानेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश में स्कूली शिक्षा की ज़रूरत हुई तो हम लोगों ने स्कूल के भवन बहुत सारे बना लिए, लेकिन स्कूल के भवन में तब तक लोग नहीं आए जब तक एक कोई आकर्षक योजना स्कूल की तरफ से नहीं चलाई गई, जैसे मिड डे मील या और कुछ चलाई गई। अब हम लोग स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं और हमने केवल टॉयलेट बना के छोड़ दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे? इसमें हम आपका सुझाव मानेंगे कि किस तरह का एक लुभावना आकर्षण टॉयलेट के लिए दिया जाए, आप बताएं, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। जब आप लोग इस तरह की योजनाएं उसके लिए स्कूली शिक्षा के लिए चला सकते हैं तो स्वच्छता शिक्षा के लिए भी शायद चलानी चाहिए। शौचालय का जो प्रयोग है उसकी ज़रूरत है बेसिकली कि हम अपने को कैसे ज़्यादा तंदुरुस्त अच्छे स्वास्थ्य का रख सकते हैं। अभी कार्यक्रम के शुरुआत में भी बताया गया कैसे बच्चियाँ स्कूल में शौचालय न होने से या उसके प्रयोग ना किए जाने से उन्हें कैसी दिक्कत होती है, कितनी बड़ी तादाद में बीमारियां होती हैं, किस तरह से आर्थिक विपदा आती है। ये अपने आप में ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि जब आप शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब आपके बच्चे स्वयं जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इससे बड़ी एक और विडंबना क्या हो सकती है कि हम ना सोचें कि हम शौचालय का प्रयोग करें। सर, हमारे प्रोग्राम पर एक और आप ही जैसे एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बाथरूम को रूम नहीं समझते, उसको हमें रूम का दर्जा देना चाहिए। सबसे पहले हम कि वॉशरूम या एक टॉयलेट फैसिलिटी हमारे घर में या एक ऑफिस में या एक स्कूल में वो क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि वॉशरूम जहाँ पे शब्द जुड़ा है या बना है वहाँ पे रूम इसका एक अंग है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आवर वॉशरूम इज ए रूम टू। ओके, वेरी गुड। अब जब ये कमरा है हमारे घर का या हमारे स्कूल का या हमारे ऑफिस का, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बाकी कमरों से कम नहीं है। अगर हम आज के प्रोग्राम का निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि समाज को और सरकार को साथ चलना होगा। सरकार चलने की कोशिश कर रही है, 8.5 करोड़ टॉयलेट्स बढ़ाए हैं कुछ ही सालों में, आबादी भी बढ़ गई। अब सरकार को थोड़ा सा और स्पीड पकड़नी पड़ेगी और हमें देखना होगा कि हम इन टॉयलेट्स का यूज़ कैसे करें, ये सीखें, साथ में इसके मेंटेनेंस में भी भागीदार बने या कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षक करके इसका मेंटेनेंस इंप्रूव करवाएं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछले हफ्ते की चर्चा जारी रखेंगे। मुद्दा है सैनिटेशन इन स्कूल्स एंड रूरल सैनिटेशन। हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर JS माथुर, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, एंड मिस्टर कुमार आलोक, DDG इन UID। सैनिटरी मार्ट्स
की हम बात कर रहे थे कि सैनिटरी मार्ट्स क्या हैं, क्या ये राशन सैनिटरी वेयर की दुकानें हैं? इनकी परिकल्पना जो करी गई है वो इसलिए करी गई कि एक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कई बार टॉयलेट बनाने के लिए जैसे पैंस हुए या उसके साथ की और चीज़ें हुई वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गांव के ही लोग, स्थानीय लोग हों, स्थानीय कोई संस्थाएं हों, NGOs हों, वो इस तरह के केंद्र चला के